डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फंजाई के एक नए जीनस अगेरिकस के बारे में पढ़ेंगे। और अगेरिकस फंजाई की बेसिडियोमाइकोटिना का मेंबर है। अगेरिकस को कॉमनली हम लोग मशरूम के नाम से भी जानते हैं। ये एडिबल मशरूम है, हिंदी में से खुम्बी भी कहते हैं। और जो अगेरिकस है इसको हम लोग गिल फंजाई के नाम से भी जानते हैं। गिल फंजाई एक मतलब फंजाई का समूह है जिसमें मशरूम्स ग्रुप के जो फंजाई हैं वो आते हैं। आइए हम लोग देखते हैं अगेरिकस के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स और बाकी डिटेल्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, अगेरिकस इसको गिल फंगस के नाम से भी जानते हैं। अगर इसका क्लासिफिकेशन हम देखें तो ये सब डिवीजन बेसिडियोमाइकोटिना का मेंबर है। क्लास हाइमेनोमाइसीड्स, सब क्लास होलोबेसिडियोमाइसीड्स, ऑर्डर अगेरिकेल्स, फैमिली अगेरिकेसी और जीनस अगेरिकस। जो अगेरिकस है ये सैप्रोफिटिक फंगस है, यानी सड़े गले पदार्थों पर उगता है। और ये खेतों में, लॉन में, लकड़ी के लट्ठों के ऊपर, कचड़े के ढेर के ऊपर, मैन्योर पाइल्स मतलब कचड़े के ढेर के ऊपर और सड़ी गली चीजों के ऊपर ये खासतौर पे वर्षा ऋतु में उगता हुआ पाया जाता है। ये ग्रासलैंड में, घास के मैदान में और जहाँ पर कि हॉर्स रखे जाते हैं, घोड़े रखे जाते हैं, अस्तबल में, वहाँ भी ये अक्सर उगता हुआ पाया जाता है। इसकी जो सबसे कॉमन स्पीसीज है वो है अगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस, जो कि ऑल ओवर इंडिया में लगभग ग्रो करती हुई पाई जाती है और ये एक एडिबल मशरूम है। अगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस के अलावा अगेरिकस बाइस्पोरस, अगेरिकस रॉडमेनाई, ये तीनों स्पीसीज जो है ये एडिबल हैं। बट अगेरिकस जैंथोडर्मस और अगेरिकस सिल्वेटिकस ये टॉक्सिक मशरूम है। तो एक ही जीनस में कुछ स्पीसीज एडिबल है तो कुछ स्पीसीज जो है टॉक्सिक है। ये हमें ध्यान रखना पड़ता है मशरूम के मामले में भी और अगेरिकस के मामले में। अगर इसका हम माइसीलियम देखें अगेरिकस का, तो जो प्राइमरी माइसीलियम है, क्योंकि बेसिडियोमाइकोटिना का मेंबर है, इसमें दो तरह के माइसीलियम बनते हैं, प्राइमरी माइसीलियम एंड सेकेंडरी माइसीलियम। जो प्राइमरी माइसीलियम है इसका जो निर्माण होता है ये बेसिडियोस्पोर के जर्मिनेशन से होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है। और जो प्राइमरी माइसीलियम है ये बेसिकली दो मेटिंग टाइप का होता है। आप लोगों ने हेटेरोथैलेज में पढ़ा होगा, तो हेटेरोथैलेज में प्लस स्ट्रेन एंड माइनस स्ट्रेन। तो जो बेसिडियोस्पोर्स होते हैं वो भी दो स्ट्रेन के होते हैं, प्लस स्ट्रेन के, माइनस स्ट्रेन के। तो इस बेसिडियोस्पोर से डेवलप होने वाले जो माइसीलियम है, प्राइमरी माइसीलियम, वो भी दो तरीके का होता है, प्लस स्ट्रेन का या माइनस स्ट्रेन का। तो बेसिडियोस्पोर से जैसे ही जर्मिनेट हुआ जो माइसीलियम, वो प्राइमरी माइसीलियम होता है और ये शीघ्र ही ये डाइकैरियोटाइजेशन के लिए प्रस्तुत होता है। अगर ये डाइकैरियोटाइजेशन नहीं कर पाता है तो फिर ये तुरंत मर जाता है, सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो अपने फर्दर सर्वाइवल के लिए प्राइमरी माइसीलियम को तुरंत डाइकैरियोटाइजेशन करके सेकेंडरी माइसीलियम में कन्वर्ट होना पड़ता है। तो डाइकैरियोटाइजेशन में क्या होता है कि दो अपोजिट स्ट्रेन के माइसीलियम एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर सेल वॉल डिसॉल्व होती है और एक स्ट्रेन का न्यूक्लियस दूसरे स्ट्रेन के न्यूक्लियस में प्रवेश कर जाता है। तो अब क्या होता है कि अब एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियाई होते हैं और दोनों न्यूक्लियाई अपोजिट स्ट्रेन के होते हैं, यानी एक प्लस स्ट्रेन का और दूसरा माइनस स्ट्रेन का। तो इस तरीके से डाइकैरियोटाइजेशन यानी दो न्यूक्लियस प्राप्त करना, ये जो होता है ये अचीव हो जाता है और वो डाइकैरियोटिक सेल अब फर्दर डिवाइड करके पूरा सेकेंडरी माइसीलियम का निर्माण करती है। तो इस तरह से प्राइमरी माइसीलियम डाइकैरियोटाइजेशन के बाद सेकेंडरी माइसीलियम में कन्वर्ट होता है। जो सेकेंडरी माइसीलियम होता है बेसिडियोमाइकोटिना के अधिकांश मेंबर्स में, उसमें एक खास तरह का सेप्टम पाया जाता है, यानी दो सेल्स के बीच में जो सेल वॉल होती है सेप्टम, वो सेप्टम खास तरीके का होता है जिसमें एक पोर होता है। ऐसे सेप्टम को हम लोग बोलते हैं डोलीपोर सेप्टम, और ये टर्म जो है बेसिडियोमाइकोटिना के सेप्टम के लिए यूज किया जाता है। डोलीपोर सेप्टम में एक सेप्टम कोर होता है जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता रहता है दोनों सेल्स के बीच में, दोनों एडजेसेंट सेल्स के बीच में। और वो जो कोर होता है वो प्रोटेक्टेड होता है पैरेंथोसोम के द्वारा। पैरेंथोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक एक्सटेंशन होता है जो कि जो डोलीपोर सेप्टम के सेंटर में जो कोर है उसके थ्रू होकर जितने भी मूवमेंट्स होते हैं उसको रेगुलेट करता है।
तो ये डोलीपोर सेप्टम बेसिडियोमाइकोटिना के एडवांस मेंबर्स में पाया जाता है। तो डोलीपोर सेप्टम यहाँ पर एगेरिकस के सेकेंडरी माइसीलियम में प्रेजेंट होता है। ये जो सेकेंडरी माइसीलियम है ये सॉइल में, सबस्ट्रेटम में बहुत साल तक पड़ा रहता है, फैला रहता है। लेकिन जब रेनी सीजन आता है तो रेनी सीजन में सेकेंडरी माइसीलियम खासतौर पे एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर सॉइल के अंदर ये बनाता है, और उसी रिंग लाइक स्ट्रक्चर से जो है मशरूम्स निकलते हैं, फ्रूटिंग बॉडी उनकी डेवलप होती है। और चूंकि ये रिंग में डेवलप होते हैं तो इसको फेयरी रिंग यानी परियों का रिंग कहा जाता है। फेयरी मतलब परी, परियों का रिंग, परी को गढ़वाली में आचरियां भी बोलते हैं। तो वो फेयरी रिंग्स जो है बनाते हैं। आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आप देखिए, रिंग में जो है एगेरिकस ग्रो कर रहे हैं। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं फेयरी रिंग। फेयरी रिंग स्ट्रक्चर यानी फॉर्मेशन ऑफ बेसिडियोकार्प यानी फ्रूटिंग बॉडी का जो निर्माण होता है ये वर्षा ऋतु में ही होता है। इसका जो माइसीलियम है वो आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये सबटेरेनियन होता है, अंडरग्राउंड होता है, सॉइल के अंदर होता है। केवल इसकी फ्रूटिंग बॉडी आपको दिखाई देती है। और ये जो फ्रूटिंग बॉडी होती है ये टर्सरी माइसीलियम से बनती है, यानी बेसिडियोस्पोर के जर्मिनेशन से प्राइमरी माइसीलियम, डाइकैरियोटाइजेशन के बाद सेकेंडरी माइसीलियम, और जब फ्रूटिंग बॉडी बनती है तो वो टर्सरी माइसीलियम इसका बनाती है। आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एब्सेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत सारे स्पीसीज में अगर हम देखें तो एगेरिकस की ढेर सारी स्पीसीज हेटेरोथैलिक होती हैं, और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इसमें जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं यानी एंथ्रीडिया और एस्कोगोनिया, उसका निर्माण नहीं होता है। फंजाई में खासतौर पर एस्कोमाइकोटिना के मेंबर में देखा गया है कि जैसे जैसे आप प्रिमिटिव मेंबर से एडवांस मेंबर की तरफ बढ़ते हैं तो उसमें देयर इज ग्रेजुअल डीजेनरेशन ऑफ द सेक्स ऑर्गन्स। ये खास बात आपको मिलती है फंजाई में, खासतौर पे एस्कोमाइकोटिना के मेंबर्स में, कि जो प्रिमिटिव मेंबर्स हैं उसमें सेक्स ऑर्गन तो बनेगा लेकिन जो एडवांस मेंबर्स हैं इसमें सेक्स ऑर्गन्स नहीं बनते। और इसमें अगर देखा जाए तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है सोमैटोगैमी के द्वारा होता है, यानी दो माइसीलियम एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, उनके बीच का न्यूक्लियस माइग्रेट कर गए, जिसको हम लोग डिप्लॉइडाइजेशन कहते हैं। तो डिप्लॉइडाइजेशन प्रोसेस के दौरान ही इसमें क्या होता है कि एक सेल के पास दो अपोजिट न्यूक्लियाई मिल गए। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि दो अलग अलग गैमीट्स क्या हैं, बेसिकली दे आर द हैप्लॉइड न्यूक्लियस। तो वो दो अपोजिट स्ट्रेन वाले जो न्यूक्लियाई हैं वो एक ही सेल में प्रेजेंट हैं और वो पूरा ग्रो करते रहते हैं। लेकिन जब इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होता है तो वो जो दो न्यूक्लियाई हैं वो दो न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होकर डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनाते हैं, और फिर मियोसिस होती है, तो वहां से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनका स्टार्ट होता है। तो एगेरिकस के केस में डिप्लॉइडाइजेशन के द्वारा ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और इसमें जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ठीक पहले ही अपना फ्रूटिंग बॉडी यानी बेसिडियोकार्प, मशरूम का छत्ता जिसको हम लोग बोलते हैं, ये बनाता है, जिसको हम लोग जो पार्ट मशरूम का एडिबल है खाते हैं। देखिए यहाँ पर ये माइसीलियम है जो कि अंडरग्राउंड है, और इससे जो है ये मशरूम डेवलप हुआ है। मशरूम को ध्यान से देखें, इसका जो बेसिडियोकार्प यानी फ्रूटिंग बॉडी ऑफ द बेसिडियोमाइकोटिना, मेंबर्स ऑफ द बेसिडियोमाइकोटिना, कार्प मतलब फ्रूटिंग बॉडी, एस्कोकार्प है ना, मतलब एस्कोमाइकोटिना का फ्रूटिंग बॉडी, बेसिडियोकार्प बेसिडियोमाइकोटिना का फ्रूटिंग बॉडी। ये इसकी फ्रूटिंग बॉडी है जो कि एडिबल पार्ट होती है। इसमें एक देखेंगे छतरीनुमा संरचना होती है बेसिडियोकार्प एगेरिकस की। इसमें एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कि हम लोग स्टाइप बोलते हैं, और इसके ऊपर छतरीनुमा जो संरचना होती है इसको हम लोग पाइलियस बोलते हैं। तो दो मेन स्ट्रक्चर हुआ, एक तो स्टाइप या स्टॉक, दूसरा पाइलियस यानी छतरी और छतरी का डंडा। ये कहाँ से बनते हैं? माइसीलियम से ये ग्रो करते हैं। ये एक्चुअल इमेज, इस तरह की इमेज आप लोगों ने देखा होगा, व्हाइट कलर का ऊपर से मशरूम और अंदर से जो है मरून कलर के उसके जो है आपको ये गिल्स दिखाई दे रहे हैं। ये सीधा है, ये उल्टा करके रखा हुआ है। नाउ कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिडियोकार्प। इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी है किस तरीके की होती है? As I told you earlier that बेसिडियोकार्प और फ्रूटिंग बॉडी इज एन अम्ब्रेला शेप्ड स्ट्रक्चर, छतरी के नुमा संरचना। इसमें एक लॉन्ग मैसिव स्टॉक टाइप होता है, और ऊपर की तरफ एक कैप या पाइलियस होता है। जो पाइलियस स्ट्रक्चर्स को कैप भी बोलते हैं, टोपी नुमा संरचना। द स्टाइप इज थिक एंड फ्लेसी। ये जो स्टाइप पार्ट है, जो स्टॉक होता है वो थोड़ा मोटा होता है, फ्लेसी होता है, मांसल होता है। इट इज व्हाइटिश पिंक एंड हॉलो स्ट्रक्चर। अंदर से ये कोई जरूरी नहीं है कि ये सॉलिड होंगे,
जब बड़ा हो जाता है, मेच्योर हो जाता है, तो अंदर से हॉलो हो जाता है। द अपर पार्ट ऑफ द स्टाइप is present on the upper part of the stipe is present a membranous structure called annulus। स्टाइप के अपर पार्ट में आप देखेंगे ये एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, ये एनुलस यहाँ पर हम बनाए हुए हैं, ये एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग एनुलस बोलते हैं। फिर द अपर कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ द अम्ब्रेला शेप पाइलियस इज व्हाइट। जो अम्ब्रेला शेप अपर स्ट्रक्चर है व्हाइट कलर का होता है, और इस अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर पाइलियस के नीचे की तरफ आप देखेंगे तो ढेर सारे लटकते हुए गिल्स दिखाई देती है। ये दिख रहा है आपको यहाँ ब्राउन कलर के जो है ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग गिल्स बोलते हैं, क्योंकि देखने में मछलियों की गिल की तरह दिखता है, इसलिए इसको हम लोग गिल्स भी बोलते हैं। और ये जो गिल्स होते हैं बेसिकली जब ये मेच्योर होते हैं, तो जब यंग गिल्स होते हैं वो लाइट कलर के होते हैं, जो मेच्योर गिल्स होते हैं ये डार्क कलर के हो जाते हैं, पर्पलिश ब्लैक कलर के हो जाते हैं। ये गिल्स जो होते हैं ये सेम लेंथ के नहीं होते, ये स्ट्रक्चर इसका फ्रूटिंग बॉडी है, ये इसका स्ट्रक्चर ऑफ गिल्स है। इसमें आप देखेंगे जो गिल्स का जो लेंथ होता है, ये गिल्स मार्जिन से चल के आते हैं, कैप के मार्जिन से चल के आते हैं और स्टाइप तक पहुंचते हैं। तो जो पूरा पहुंच जाता है उसको बोलते हैं कंप्लीट गिल या फुल गिल। कई सारे गिल्स कंप्लीट नहीं होते हैं, हाफ एरिया ही यहाँ पर देखेंगे ये स्टाइप है और ये मार्जिन ऑफ द पाइलियस है। तो यहाँ से ये निकल रहे हैं, हैंग कर रहे हैं, नीचे की तरफ लटक रहे हैं, कुछ कंप्लीट हैं, कुछ जो है स्टाइप तक आ रहे हैं, कुछ केवल आधा रास्ता ही तय करते हैं, हाफ गिल्स हो गए, कुछ केवल 1/4 एरिया ही कवर कर रहे हैं, स्टाइप तक नहीं पहुंच रहे हैं, केवल 1/4 एरिया कवर कर रहे हैं, वो क्वार्टर गिल्स होते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग लेंथ के जो गिल्स होते हैं ये जो अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर है पाइलियस के नीचे की तरफ आपको अलग अलग लेंथ के गिल्स दिखाई देते हैं। इन्हीं गिल्स के ऊपर क्या होता है कि दोनों तरफ एक फर्टाइल लेयर होती है जिसको कि हम लोग हाइमेनियम बोलते हैं, और इसी हाइमेनियम लेयर पर बेसिडिया और उनके ऊपर बेसिडियोस्पोर्स का निर्माण होता है। आते हैं देखते हैं एनाटॉमी कैसी है इनकी। जो फ्रूटिंग बॉडी की एनाटॉमी होती है, यानी जो बेसिडियोकार्प है इसका, ये स्यूडो पैरेन्काइमेटस टिश्यू का बना होता है। तो ये स्यूडो पैरेन्काइमेटस टिश्यू मतलब इट इज नॉट ट्रू पैरेन्काइमेटस, it looks like parenchyma tissue but actually it is not। तो ये जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर होता है ये फंगल हाइफी ही आपस में मिल करके बनाते हैं, और इसका जो स्टाइप होता है यानी जो स्टॉक वाला पार्ट होता है वो अंदर से हॉलो होता है। इसके सेंट्रल पार्ट में यानी बीच में, स्टाइप के बीच वाले पार्ट में लूजली अरेंज हाइफी होते हैं, जबकि पेरिफेरल रीजन पर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हाइफी होते हैं। यानी कॉम्पैक्ट मास पेरिफेरी पर होता है और बीच में लूजली अरेंज फंगल हाइफी का मास होता है, इसलिए अंदर से ये हॉलो होता है। जो पाइलियस है इसकी जो छतरी है, इट आल्सो शोज डिफरेंशिएशन इनटू आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला, सेंट्रल मेडुला। तो इसमें भी बाहर की तरफ कॉर्टेक्स रीजन होता है जो कि एकदम लगभग स्यूडो पैरेन्काइमेटस कॉम्पैक्ट स्यूडो पैरेन्काइमेटस टिश्यू का होता है, और जो मेडुला होता है वो थोड़ा लूजली इंटरवोवन हाइफी का बना होता है। सम हाइफी ऑफ द पाइलियस डेवलप्स इनटू द गिल। पाइलियस में जो नीचे की तरफ के जो हाइफी होते हैं ये गिल्स का निर्माण करते हैं, एंड एनाटॉमिकली गिल हैज 3 रीजन। अगर देखें एनाटॉमिकली तो प्रत्येक जो गिल होता है इसमें 3 रीजन होते हैं गिल में, ट्रॉमा, सब हाइमेनियम एंड हाइमेनियम लेयर। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ ए सिंगल गिल यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा होगा। ये नीचे की तरफ ट्रॉमा रीजन है, सेंटर में जो है सब हाइमेनियम रीजन है, और सबसे ऊपर की तरफ जो है ये हाइमेनियम लेयर है। ट्रॉमा इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द गिल। जो ट्रॉमा होता है वो गिल का बीच वाला हिस्सा होता है, एकदम सेंटर वाला पार्ट होता है, और इट कंसिस्ट ऑफ मेनी लूजली अरेंज्ड इंटरवोवन हाइफी। इसमें ढेर सारे आपस में लूजली अरेंज, ढीले तरीके से अरेंज आपस में एनास्टोमोसिस आपस में जो गुथे हुए हाइफी पाए जाते हैं, और दीज आर द एक्सटेंशन ऑफ द हाइफी ऑफ द पाइलियस। ये जो पाइलियस होता है यही पाइलियस जो है ट्रॉमा लेयर निर्माण करता है, और जो ट्रॉमा की जो सेल्स होती हैं देयर मल्टीन्यूक्लियर। ट्रॉमा के ठीक ऊपर या उसके आगे जो है मिडिल रीजन होता है गिल का, जिसको हम लोग सब हाइमेनियम लेयर कहते हैं। ये सब हाइमेनियम लेयर ट्रामा जो कि इनर मोस्ट लेयर है, और सबसे आउटर मोस्ट लेयर हाइमेनियम है। तो आउटर और इनर के बीच में मिडिल लेयर सब हाइमेनियम लेयर होता है। इसकी सेल्स आइसोडायमेट्रिक होती है, देखेंगे लगभग गोलाकार इसकी सेल्स हैं, and each cell contains 2 to 3 nuclei।
hymeneum layer. This is the fertile region of the gill and it is the outermost region as well. और इसमें जो hymeneum layer है इसमें club shaped binucleate बेसिडिया पाए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये क्लब शेप्ड बाइन्यूक्लिएट ये बेसिडिया है जिसके ऊपर ये स्पोर्स लगे हुए हैं। तो जो हाइमेनियम लेयर है इसमें अधिकतर जितने भी सेल्स हैं दे डेवलप इनटू बेसिडिया, यानी फर्टाइल रीजन बेसिडिया में डेवलप होते हैं। लेकिन कई बार इनके बीच में दो बेसिडिया के बीच में कुछ स्टेराइल सेल्स भी डेवलप हो जाती हैं जिसको कि स्टेराइल पैराफाइसिस कहते हैं। ये दो बेसिडिया के बीच में स्पेस क्रिएट करने का काम करते हैं। तो हाइमेनियम लेयर में केवल बेसिडिया ही नहीं होते हैं बल्कि कुछ स्टेराइल पैराफाइसिस भी पाए जाते हैं समटाइम, जिनके ऊपर की बेसिडियोस्पोर्स का निर्माण नहीं होता है। दे आर जस्ट लाइक द एम्प्टी बेसिडिया जिसके ऊपर बेसिडियोस्पोर्स का निर्माण नहीं होता है। जो फर्टाइल बेसिडिया होते हैं उन्हीं के ऊपर बेसिडियोस्पोर्स का निर्माण होता है। Sometimes the sterile cells of the hymeneum become larger and protrude beyond the hymeneum layer cells. They are called cystidia. सिस्टीडिया वो स्टेराइल पैराफाइसिस हैं जो कि लेंथ में काफी बड़े होते हैं और बेसिडियम लेयर से भी जो है थोड़ा सा बाहर निकल जाते हैं। नाउ द डेवलपमेंट ऑफ द बेसिडिया। बेसिडिया आर यूनिसेलुलर बाइन्यूक्लिएट सेल्स। जो बेसिडिया है ये स्ट्रक्चर आप देखेंगे, ये क्लब से मुदगर के आकार का जो स्ट्रक्चर इसके ऊपर ये ऊपर स्पोर्स है, दिस इज द बेसिडिया। So this basidia is unicellular and binucleate। और जब इसमें बाइन्यूक्लिएट सेल्स बन गए तो बाइन्यूक्लिएट कैसे बने थे? क्योंकि इनिशियल सेल जो है डाइकैरियोटिक सेल थी, वही डाइकैरियोटिक सेल डिवाइड होते हुए उसने सेकेंडरी माइसीलियम बनाया और जब फ्रूटिंग बॉडी जो बनती है ये टर्सरी माइसीलियम से बनता है। तो इसी टर्सरी माइसीलियम में आपका फ्रूटिंग बॉडी बना, इसमें जो है फाइलियस बना, इसमें गिल्स बने, सब हाइमेनियम लेयर बना और इसी हाइमेनियम लेयर के ऊपर बेसिडियम का निर्माण हुआ। तो जितने भी बेसिडिया हैं दे आर यूनिसेलुलर बाइन्यूक्लिएट। अब जो दो न्यूक्लियस है वो अपोजिट स्ट्रेन के, एक प्लस स्ट्रेन का एक माइनस स्ट्रेन का। अब क्या होता है जब बेसिडिया बन जाता है तो फर्टाइल बेसिडिया में ये दोनों प्लस एंड माइनस स्ट्रेन की न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करते हैं और इस तरह से डिप्लॉइड जाइगोट बना देते हैं। जैसे ये डिप्लॉइड जाइगोट बना यानी दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज हुए वैसे तुरंत मियोसिस हो जाती है। मियोसिस के बाद 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनते हैं जिसमें से कि 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्लस स्ट्रेन के होते हैं और 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस माइनस स्ट्रेन के होते हैं। अब जब ये 4 न्यूक्लियाई बन गए तो ये बेसिडियम के ऊपर की ओर एक प्रोट्यूबरेंस उभार जैसा निकलता है। कुल 4 प्रोट्यूबरेंस बनते हैं, उभार बनते हैं, जिसके अंदर की एक एक जो न्यूक्लियस है मियोसिस के बाद जो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बने एक एक न्यूक्लियस माइग्रेट कर जाता है और फिर वो उभार जो होता है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होकर के सेपरेट हो जाता है बेसिडियम से और ये बेसिडियम के ऊपर ये स्पोर की तरह इसके ऊपर लगे रहते हैं। अब ये क्या बन गए? बेसिडियोस्पोर बन गए। यानी एक बेसिडियम में 4 बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं जिसमें से कि 2 बेसिडियोस्पोर्स प्लस स्ट्रेन के और 2 बेसिडियोस्पोर्स माइनस स्ट्रेन के होते हैं। ये बेसिडियोस्पोर्स बेसिडियम से एक शॉर्ट कनेक्शन के द्वारा जुड़े रहते हैं जिसको कि स्टेरिगमाटा बोलते हैं। यानी जो कनेक्शन है, जो बेसिडियोस्पोर और बेसिडियम से जोड़ने वाला छोटा सा कनेक्शन है, उस कनेक्शन को, उस पॉइंट को हम लोग जो है स्टेरिगमाटा बोलते हैं। तो इस तरीके से जो है इसमें बेसिडिया का और बेसिडियोस्पोर्स का डेवलपमेंट होता है ना। अकॉर्डिंग टू मिलर एक साइंटिस्ट है जिन्होंने बेसिडियोमाइकोटिना पे बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने बताया कि जो बेसिडियोस्पोर्स होता है डिस्चार्ज होना चाहिए। अभी बेसिडियोस्पोर्स डिस्चार्ज होते हैं यानी टूटेंगे और स्पोर जो है ये डिसेमिनेट हो जाएंगे सराउंडिंग्स में। तो हर एक बेसिडियोस्पोर्स जो होता है वो फिर माइटोसिस करता है और उसमें 2 न्यूक्लियाई होते हैं। नाउ डिस्चार्ज ऑफ द बेसिडियोस्पोर्स। ये जो हाइमेनियम लेयर के ऊपर जो बेसिडिया बने और बेसिडिया के ऊपर बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं दे आर डिस्चार्ज एक्सप्लोसिवली which is very common in members of the Basidiomycotina। बेसिडियोमाइकोटिना के मेंबर्स इसमें जो बेसिडियोस्पोर्स का डिस्चार्ज होता है वो जनरली 2 तरीके के होता है, एक तो एक्सप्लोसिवली या वायलेंटली और एक होता है साइलेंटली। तो वायलेंटली जिसमें बेसिडियोस्पोर्स का डिस्चार्ज होता है उसमें क्या होता है कि जो स्टेरिगमाटा है यानी जहां से बेसिडियोस्पोर, अभी देखिए इस इमेज को देखिए, ये बेसिडियोस्पोर है, ये क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर बेसिडियम है और ये पॉइंट ऑफ
कनेक्शन है बेसिडियोस्पोर और बेसिडियम के बीच में। तो ये होता है स्टेरिक माटा। इस स्टेरिक माटा के बेस पर यानी स्टेरिक माटा पर एक ड्रॉप इकट्ठा होने लगती है जब इसको डिस्चार्ज होना होता है बेसिडियोस्पोर को। तो जब बेसिडियोस्पोर डिस्चार्ज होने वाला होता है, जब मेच्योर हो जाता है, तो उसमें जो स्टेरिक माटा होता है उस स्टेरिक माटा पर, या उसको हाइलम भी बोलते हैं, उस हाइलम पर क्या होता है कि एक लिक्विड ड्रॉप इकट्ठा होने लगती है। धीरे 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 वो ड्रॉप का साइज जो होता है बड़ा होने लगता है, और जब उस ड्रॉप का साइज बेसिडियोस्पोर की साइज का लगभग 1/5 होता है, तब ये बेसिडियोस्पोर अचानक से डिस्चार्ज हो जाते हैं, मतलब ब्लास्ट करके जो है ये डिस्चार्ज होते हैं और हवा में उड़ जाते हैं ड्रॉप के साथ साथ। और इस तरीके से जो है ये सराउंडिंग्स में जो है फैल जाता है। उस वक्त हवा चल रही होती है, द विंड कैरीज अवे द बेसिडियोस्पोर्स अलोंग विद इट। और आपको जान के हैरानी होगी कि एक मैच्योर बेसिडियोकार्प से लगभग 1.8 बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन बेसिडियोस्पोर्स का निर्माण होता है, और ये सराउंडिंग्स में फैल जाते हैं। सोचिए, एक एगेरिकस के बेसिडियोकार्प से 1.8 बिलियन बेसिडियोस्पोर्स। अगर ये सारे के सारे बेसिडियोस्पोर्स जर्मिनेट हो जाते तो धरती पर केवल मशरूम ही मशरूम दिखता और कोई दिखता नहीं, बट ऐसा नहीं होता है। 1.8 बिलियन बेसिडियोस्पोर्स में से कुछ ही बेसिडियोस्पोर्स जर्मिनेट हो पाते हैं, और वही जर्मिनेटेड बेसिडियोस्पोर्स मैच्योर हो पाते हैं जिनमें डाइकैरियोटाइजेशन हो पाए। डाइकैरियोटाइजेशन नहीं हो पाता है तो दे आर विदर्ड, दे ड्राई अप, दे डू नॉट ग्रो फर्दर। और जब ये बेसिडियोस्पोर्स किसी सूटेबल सबस्ट्रेटम पे ग्रो करते हैं और ये प्राइमरी माइसीलियम में डेवलप होते हैं, ये प्राइमरी माइसीलियम प्लस या माइनस स्ट्रेन का होता है, और डाइकैरियोटाइजेशन के द्वारा ये फर्दर ग्रो करते हैं। मिलर ने बताया जो बेसिडियोस्पोर्स है एक्चुअली वही स्टार्टिंग में ही डाइकैरियोटिक हो जाए, डाइकैरियोटिक ने होते हैं, यानी लेकिन उसमें जो न्यूक्लियाई हो तो एक ही स्ट्रेन का। जब ये दो अलग अलग स्ट्रेन वाले माइसीलियम से कांटेक्ट में आते हैं तब जाकर के इसमें डाइकैरियोटाइजेशन होता है। तब सेकेंडरी माइसीलियम के रूप में ये सॉइल में कई साल तक सर्वाइव करता है। जब फ्रूटिंग बॉडी बनानी होती है खासतौर से बरसात में, तब ये टर्सरी माइसीलियम डेवलप होता है। तो जो उसका बेसिडियोकार्प होता है उस माइसीलियम को हम लोग टर्सरी माइसीलियम कहते हैं। तो सेकेंडरी माइसीलियम और टर्सरी माइसीलियम में कोई डिफरेंस नहीं होता, अंतर बस यही है कि वही सेकेंडरी माइसीलियम जो फ्रूटिंग बॉडी बनाता है उसको हम लोग टर्सरी माइसीलियम कहते हैं, जबकि सेकेंडरी माइसीलियम इट इज इनकॉन्स्पिक्यूअस, स्पष्ट हमें दिखाई नहीं देता है, सॉइल में स्प्रेड रहता है। तो ये इस तरीके से जो है एगेरिकस अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। ये इमेज हमने आप लोगों को बता रखा है, दे रखा है, डायग्रामेटिक इमेज है कि कैसे इसमें जो है अपनी एगेरिकस अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। तो इसी के साथ ये एगेरिकस वाला चैप्टर कंप्लीट होता है।